प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने बात की थी किस तरीके से मनोविज्ञान का विकास हुआ, किस प्रकार से इसमें शाखा के रूप में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान हमारे सामने आया। और फिर हमने इसकी ओरिजिन के बारे में बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले 1877 के अंदर एक पेपर लिखा था अपनी ही बेटी डोडी को लेकर, अपने बेटे डोडी को लेकर, और किस तरीके से फिर आगे चलते चलते बाद में विलियम प्रेयर ने 1882 के अंदर एक किताब लिखी द माइंड ऑफ द चाइल्ड, जिसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारा विकास हुआ। चूँकि ये किताब जर्मन भाषा में थी, बाद में इसका अनुवाद दूसरी भाषाओं में किया गया, तो दूसरे देशों तक भी इसका विकास होना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके इस विषय के ऊपर बहुत सारा अध्ययन होना शुरू हुआ। शुरुआती दौर में ही इस किताब के ऊपर लगभग 47 एम्पिरिकल स्टडीज़ हुई थी, जो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में और ब्रिटेन में हुई। और उसके बाद जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, उस समय 3 ऐसी महान विभूतियाँ उभर कर हमारे सामने आई। जॉन पियाजे थे, लेव गोट्स्काई थे और जॉन बॉबाई थे। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन के कारण मनोविज्ञान का अंदर जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसका विकास बहुत होना शुरू हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन 5 लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण मनोविज्ञान का विकासात्मक मनोविज्ञान का बहुत बोलबाला हो गया शुरू। हमारा जो आज की जो हमारी आप लोगों से चर्चा है, ये बात हम कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार विषय के ऊपर, और हमारा जो विषय है वो है 3 मेन क्वेश्चंस और इश्यूज ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आखिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में समस्या क्या है? आखिर अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे पास एक सवाल होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रश्न होना चाहिए। जब तक हमारे पास सवाल नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो हमारे पास हमारी जो पहले आप लोगों ने लेसन्स देखे होंगे उसके अंदर हम लोगों ने बताई थी कि 4 समस्याएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे होते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जो इश्यूज़ हैं उनको हम 3 भागों में बांटकर चलते हैं। हम उन 3 भागों के बारे में अभी जो बातचीत करने वाले हैं, ये समझिएगा कि ये आपको पूरे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक वर्णन आपके सामने आ रहा है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे सामने जो सबसे पहला प्रश्न विकासात्मक मनोविज्ञान का विद्यार्थियों आपके लिए ये है, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, निरंतरता या खंडित। आखिर एक बड़ा सवाल हमेशा से आता रहता है, मनोवैज्ञानिकों के मन में हमेशा से आया है कि जो ये हमारा जो विकास है ये कंटिन्यू रहता है, धीरे धीरे स्ने स्ने आराम से एक कंटिन्यू प्रोसेस की तरह होता रहता है, या ये बीच में टूट टूट के होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग इस सवाल का आप लोगों को अगर समझना है तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर जो हमारा पहला सवाल है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का, इसके मायने क्या है। देखिएगा, आम तौर पे ये सोचा जाता है कि एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद वो चलना शुरू करता है, चलने के बाद वो दौड़ना शुरू करता है, फिर उसके अंदर इसी तरीके से बाकी चीज़ों के भी उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक विकास को नॉर्मेटिक डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस के रूप में देखते हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में, धीरे धीरे चलने वाले प्रोसेस के रूप में देखते हैं, उनका मानना है कि एक बच्चा धीरे धीरे स्किलफुल होता जाता है अपनी थिंकिंग में, टॉकिंग में, एक्टिंग में। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है ये धीरे धीरे उसके अंदर चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का रेखा चित्र है ये हमारी कंटिन्यूस डेवलपमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये समझना होगा कि मनोवैज्ञानिकों की, बहुत सारे शरीर शास्त्रियों की एक ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं जिनका विचार ये है
कि हमारा जो ये बायोलॉजिकल विकास होता है ये ऐसे नहीं होता है, ये एक डिसकंटिन्यूटी में होता है, खंडित रूप में होता है, आगे आगे बढ़ता रहता है और व्यक्ति जो है मतलब स्टेजेस आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टेजेस का नाम सुना होगा, सेंसरी मोटर स्टेज है, ऐसी हमारी डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं स्टेजेस की, तो मतलब ये एक प्रकार का जो राइट हैंड साइड का आप बच्ची का फ़ोटो देख रहे हैं, ये इस तरीके से होती, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस के अगेंस्ट है। तो पहला हमारे सामने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमने ये जानना है कि आखिर जो विकास है व्यक्ति का वो कंटिन्यू प्रोसेस के रूप में होता है या फिर वो खंडित स्टेजेस के रूप में, डिसकंटिन्यूटी के रूप में होता है। तो चलते हैं हम अगले एक बड़े सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 2 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बात हम कर रहे हैं, देखिएगा ये रेखा चित्र में कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोगों ने की थी। ये वही है सब कुछ। और अब हम बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एक बच्चे के विकास में उसका जेनेटिकल मेकअप अपनी भूमिका निभाता है या उस बच्चे के विकास के अंदर समाज या एनवायरनमेंट अपनी भूमिका निभाता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर लंबे समय से वैज्ञानिकों का आपस में, मनोवैज्ञानिकों का आपस में एक बहस चल रही है, एक मुद्दा चल रहा है। और हम लोगों को यहाँ पर 2 बातें देखनी हैं कि एक तो नेचर यानी कि आपका जेनेटिकल मेकअप और नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट, दोनों का अलग अलग वेट देखें तो इनकी वेटेज क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हमने ये देखना है कि ये जो जेनेटिकल मेकअप है और एनवायरनमेंट, इन दोनों का यानी कि नेचर और नर्चर का आपस में इंटरेक्शन क्या है, इनका आपस में कोऑपरेशन कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि आप जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस समय एक तरफ हम नेचर की बात कर रहे हैं, जेनेटिकल मेकअप की, और आप डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ हम नर्चर के बारे में बातचीत भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पर बातचीत के ड्यूरिंग हम लोग जो चीज़ असली देख रहे हैं वो ये है कि हम लोगों को किस ढंग से एक बच्चे का विकास होगा, उसमें किन किन चीज़ों की। तो हम लोग एक बहुत ही एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचर और नर्चर के बीच में आपस में क्या तालमेल रहता है। मान लीजिए कि एक मकान बना रहा है और मकान बनाने के लिए 2 अलग अलग जगह से अलग अलग किस्म का सामान आ रहा है, यानी कि लोहे की क्वालिटी भी अलग अलग आ रही है, और लोहे की क्वालिटी सीमेंट भी अलग आ रहा है, रेत भी अलग आ रही हैं, ईंटें भी अलग अलग भट्ठे की आ रही हैं। उनको बनाने वाला, दोनों मकानों को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही है, एक मिस्त्री के द्वारा वो बनाया जा रहा है। तो अब एक ही मिस्त्री ने 2 मकान बनाए, दोनों में से एक का सामान एक अलग दुकान से आया, दूसरे का सामान दूसरी दुकान से आया। अब बनाने वाला व्यक्ति वही है, लेकिन एक मकान 10-20 साल टलने के बाद ही टूटना फूटना शुरू हो जाता है और दूसरा मकान जो है वो 100 साल तक रहता है। बनाने वाला व्यक्ति सेम था, लेकिन जो सामान आया था, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आया था, जो हमारी बेसिक चीज़ें आई थी, वो सारी की सारी हमारी अलग अलग जगह से आई थी। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वो मिस्त्री है बनाने वाला, उसको हम एनवायरनमेंट के रूप में देख सकते हैं, जो सामान है वो जेनेटिकल मेकअप के रूप में देख सकते हैं। तो अगर 2 अलग अलग माँ बाप के बच्चे एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं तब भी उन लोगों की पर्सनैलिटी अलग अलग होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, दूसरी बात यह है कि अब मिस्त्री 2 हैं, यानी कि एनवायरनमेंट 2 अलग अलग हैं, लेकिन सामान जो है मकान के लिए 2 कोठियां बनाई जा रही हैं, दोनों के लिए सामान एक ही दुकान से आ रहा है। ईंटें भी सेम है, गारा भी सेम है, मिट्टी भी सेम है, रेता भी सेम है, बजरी भी सेम है, ईंटें भी सेम है, लोहा भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन बनाने वाले मिस्त्री अलग अलग हैं। अब 2 कोठियाँ बनाई गई, मिस्त्री अलग अलग, सामान सेम, एक
कोठी जो थी वो 10-20 साल चली और दूसरी की जो थी 100 साल तक चली। तो यहाँ पर भी परिवर्तन आ गया, यहाँ पे भी चेंज आ गया। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने बात कही है वो कहते हैं कि ना नेचर इतनी इम्पोर्टेंट है ना नर्चर, बल्कि इन दोनों का जो आपस में होने वाला कोऑर्डिनेशन है वो बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप यूँ मान के चल सकते हैं कि हम लोग इसको 40-60 या 50-50 या इसी तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। अगर कोई बच्चे के पास एक ख़ास किस्म का जेनेटिकल मेकअप है, मान लीजिए कि किसी बच्चे में उसके माँ बाप को डायबिटीज़ मेलेटाइटिस नाम की बीमारी है, यानी कि शुगर की बीमारी है, और बच्चे के पेरेंट पे होने के कारण ये बच्चे में भी आने की संभावना है, तो ये तो बात होगी उसकी नेचर, क्योंकि उसका जेनेटिकल मेकअप, फिजिकल अपीयरेंस, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर ऐसे आगे कि उसके अंदर जो बीमारी है जिसको हम बोल रहे हैं डायबिटीज़ मेलेटाइटिस, वो होने की संभावना उनके अंदर हो गई। अब हमने क्या करना है कि अगर हम उस बच्चे को उसकी जो बच्चे का जो एनवायरमेंटल, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसके जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं, अगर हम उनको बदल दें, मतलब उनको बच्चे को ऐसे माहौल में रखें जहाँ पे स्ट्रेस भी कम हो, जहाँ हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, खाना पीना भी ठीक हो, बच्चे की जो हैबिट्स हैं वो बड़ी एक्टिव हों, तो कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं जो बच्चा है उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा और उसको हो सकता है बीमारी ना हो। लेकिन अगर वो बच्चा गलत एटमॉस्फेयर में रहेगा, गलत एनवायरनमेंट में रहेगा, सुस्त रहेगा, टेंशन के माहौल में रहेगा, खाना पीना ठीक नहीं होगा, तो ऑलरेडी उसके अंदर जो जेनेटिकल मेकअप है उसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप लोग चीज़ को समझिएगा कि दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जेनेटिकल, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है इसके ऊपर बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं। मैं उन अध्ययनों के बारे में आप लोगों से बातचीत अब कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 किस्म के अध्ययन हमारे पास हुए हैं। एक तो जुड़वां बच्चों के ऊपर अध्ययन हुआ है, यानी कि जुड़वां बच्चों में ये देखा गया कि जो जुड़वां बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक आइडेंटिकल होते हैं, एक फ्रैटर्नल होते हैं। आइडेंटिकल हू बहू जेनेटिकल मेकअप की कापी होते हैं, और दूसरे के जो बच्चे होते हैं जो कि जिनको हम फ्रैटर्नल बोलते हैं, जो असमरूप जुड़वां बच्चे कहे जाते हैं, इनके अंदर एक दूसरे की कापी नहीं होती है। तो इन दोनों के ऊपर एनवायरनमेंट का फ़र्क अलग अलग आता है। इसके अलावा हमने एडॉप्शन स्टडीज़ की है, जैसे एक बच्चे को कोई बीमारी हो जाने की संभावना है, मान लीजिए कि किसी को कोई स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी, एक साइकोलॉजी की बड़ी भयंकर बीमारी है, ये किसी बच्चे को होने वाली है, तो उस बच्चे को उठाकर हम किसी ऐसे बच्चों पेरेंट्स के पास गोद दियाते हैं जहाँ पर माँ बाप को बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है और बहुत ही वो हेल्दी हैं। अगर वहाँ जाकर भी बच्चे को वो बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिकल मेकअप काम कर रहा है। अगर वहाँ जाके वो बीमारी नहीं होती है तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे को वो बीमारी नहीं है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो नेचर और नर्चर की जो जंग है, इसके अंदर जीता कौन? आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा। तो यहाँ पे जीत किसी की नहीं है, दोनों का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी बच्चे में जेनेटिकल मेकअप आ जाता है किसी भी ढंग का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो वो जेनेटिकल मेकअप बढ़ता है। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है उसका जेनेटिकल मेकअप उतने मुख्य रूप से सामने ना दिखाई दे। हमारा जो अगला तीसरा सवाल है, अभी तक हम लोगों ने जो 2 सवाल किए हैं, एक हमने नेचर और नर्चर का किया था और एक हमने कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी का किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज के बारे में, कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई विकास होता है, अगर किसी बच्चे के अंदर कोई विकास जो होता है वो कितना स्टेबल रहेगा, क्या वो विकास जो है ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्या उसके अंदर बदलाव हमेशा आते रहेंगे, या जैसा बच्चा पैदा हो गया वो ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी और चेंज का एक सवाल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हमेशा रहता है। तो हम पहले बात करते हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बारे में। अगर हम बात करना चाहें तो स्टेबिलिटी के बारे में ये विचार किया जाता है कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो आज जैसा बचपन में वो है,
जो आगे आने वाले वर्ष हैं उनके अंदर भी उसका वैसा ही रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, लगभग वो वैसा रहेगा। तो हम लोग इसको बांट के भी देख सकते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। द बिलीव दैट पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप इन द फर्स्ट 5 years प्रेडिक्ट एडल्ट पर्सनैलिटी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि अगर बच्चे के पहले 5 साल देख लिए जाएं वो कैसा है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में बच्चा कैसा रहेगा। ये बात स्टेबिलिटी की है, मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा जैसा है ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा। जबकि चेंज को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जो पर्सनैलिटीज़ आर मॉडिफाइड थ्रू द इंटरेक्शन विद फैमिली, एक्सपीरियंसेस एट द स्कूल एंड जो हमारे विकास है वो कहीं ना कहीं उनका विचार ये है कि जब बच्चा लोगों के कांटेक्ट में आता है, लोगों से बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर विकास होता है और उसके कारण उसका जो स्टेबिलिटी है, हो सकता है पहले उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी रही हो लेकिन बाद में बिल्कुल वो बदल के आती है। बच्चों, आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे छोटे होते हुए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है या बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, अचानक वो 20-25 सालों के बाद शाइन कर जाते हैं। तो ये उन वैज्ञानिकों का पक्ष है जो चेंज को मानते हैं, जो स्टेबिलिटी को मानते हैं। उनका पक्ष सिर्फ इतना है कि हमारा जो विकास है वो धीरे धीरे वैसा ही होता रहता है, रेप्लिकेशन होती रहती है, सिर्फ बड़े पैमाने पे होती रहती है। बच्चा 5 साल का जैसा है, बड़ा होकर वो वैसा ही बनता रहेगा। और ये माना जाता है कि उस बच्चे के जो लेवल ऑफ एनर्जी है, आउटगोइंगनेस है, वो उसकी हमेशा स्टेबल रहेगी। अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट ही रहेगा, अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट रहेगा। जबकि चेंज को मानने वाले लोगों का विचार है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे दुनिया भी चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने इस लेक्चर के अंदर बातचीत की। आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से सुना। आपका कोई सवाल हो तो आप हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप डाल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोई भी संशय हो, ये तमाम चीज़ें आपने बड़ी ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार आप लोगों से जुड़े रहेंगे। राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।